हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि यूटिलिटी एनालिसिस का एक टॉपिक है। एंड इस टॉपिक के अंदर हम एक पूरा पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस लॉ को अच्छे से समझेंगे विद टेबल एंड डायग्राम, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है ये प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें जो नोट्स हैं वो आपके इंग्लिश में भी हैं और पंजाबी में भी हैं। कि इस क्वेश्चन का कई बार क्या होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। तो ये कंप्लीट आंसर दिया गया है। नॉर्मली ये क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स में आता है, तो 20 मार्क्स के लिए ये कंप्लीट आंसर है आपका। तो ये इंग्लिश में भी दिया है और साथ ही साथ ये आंसर जो है वो आपको पंजाबी में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको ये दोनों तरह के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन इस टॉपिक को भी करने से पहले हमें क्या है कि ये जो टॉपिक है इसमें क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये यूटिलिटी एनालिसिस का एक टॉपिक है। सो इस यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर भी सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बेसिक टर्म्स आपको थोड़ी पता होंगी तभी आप इस कॉन्सेप्ट को, इस लॉ को अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज आपको ये लॉ समझ में नहीं आएगा। सो जब हम यूटिलिटी एनालिसिस की बात करेंगे तो यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर दो तरह के एनालिसिस आपने पढ़ने हैं। एक है आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम जब यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हैं, नंबर्स में मापते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, तो इस तरह से जब नंबर्स में हम मापेंगे यूटिलिटी को तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एंड इस कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हमने दो लॉ करने हैं। एक है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड जो है वो है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और ये दोनों किसके अंदर आएंगे, आपके कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर आएंगे। इसी तरह से सेकंड जो है वो है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये एक नेक्स्ट चैप्टर है आपका, सेपरेट चैप्टर है। एंड इस चैप्टर के अंदर हमने करना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इसमें आप देखो, इसमें जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोला है तो इसमें यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर ना करके हम ऑर्डर में जब मेजर करेंगे, जैसे कि हम ये बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो जब हम यूटिलिटी को ऑर्डर में रखेंगे तब उस एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। एंड इसके अंदर कौन सा चैप्टर आएगा, आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो अभी हम इसके अंदर हमने जो मेन टॉपिक करना है इस अपने लेक्चर के अंदर वो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें आप देखो कि इसके अंदर मैंने भी बोला कि इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, तो वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो फटाफट से हम 2 और 3 मिनट्स में जल्दी से टर्म सीख लेते हैं कि क्या है जो आगे आपको लॉ को समझने में हेल्प करेंगी। तो फर्स्ट इसमें देखो उन्होंने क्या बोला, यूटिलिटी को हिंदी या पंजाबी में तुष्टि गुण भी बोलते हैं। तो इसमें आप देखो यूटिलिटी का मीनिंग क्या दिया है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब वांट क्या है, जरूरत। तो उन्होंने तो कहते हैं किसी भी जो भी हमारी कोई ज़रूरत है उसको सेटिस्फाइंग करने की पावर जिसमें भी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। सपोज मैं ये बोलूँ कि मुझे प्यास लगी है, तो मुझे अगर प्यास लगी है तो वो प्यास बुझाने के लिए मुझे या तो पानी पीना पड़ेगा या मुझे कोल्ड ड्रिंक लेनी पड़ेगी। इट मीन्स मेरी प्यास बुझाने की जो सेटिस्फाइंग पावर है वो किस में है, वो या पानी में है या वो मेरी कोल्ड ड्रिंक में है, तो हम उस चीज़ को बोलेंगे। अभी आप ये देखो कि इसमें हमने अभी कोल्ड ड्रिंक पी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक या हमने पानी पिया नहीं है, ये उसको अभी कंज्यूम करने से पहले की बात है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि किसी भी वांट आपकी कोई भी हो सकती है, खाने की, पीने की, कोई भी, तो जिससे भी आपकी वांट सेटिस्फाई होंगी। अगर आपको प्यास लगी है तो पानी से सेटिस्फाई होगी आपकी प्यास। अगर आपको भूख लगी है तो आपकी भूख जो है वो रोटी से शांत होगी। इट मीन्स अगर आपको भूख लगी है तो आपकी जो सेटिस्फाइंग पावर है वो किस में है, वो रोटी में है। तो अभी रोटी मैंने बोला कंज्यूम नहीं की है, पानी उसने अभी कंज्यूम नहीं किया है, लेकिन इसमें बोला है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो पंजाबी में भी इसको लिखा हुआ है, या पंजाबी में इसको जो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं इसको पढ़ सकते हैं। सो आगे इसमें दिया है मार्जिनल यूटिलिटी। सो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल के लिए आपने एक वर्ड इसमें मीनिंग याद रखना है आपने।
मैं आपको अभी साथ ही साथ इसमें क्लियर कर देती हूँ कि जहाँ पर भी वर्ड मार्जिनल हो इट मीन्स इसका मतलब है एडिशनल यूनिट, कि जब भी हम किसी चीज़ की कोई भी एडिशनल या एक्स्ट्रा यूनिट को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में या हमारे कुल तुष्टि गुण में जो भी चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ये आप देखो, मैं एग्जाम्पल से आपको बता देती हूँ। सपोज हम ये कहते हैं कि हमने किसी चीज़ की 5 यूनिट्स यूज़ की, तो 5 यूनिट्स को यूज़ करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कितना मिला, 50 यूटिल्स मिला। 50 यूटिल्स मतलब किसी भी चीज़ को मापने की जो इकाई है, यहाँ पर जो इकाई है या यूनिट है, तो अगर हमने सेटिस्फेक्शन को या हमने यूटिलिटी को मापना है तो उसके लिए हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, यूटिल्स। तो 5 यूनिट्स को जब यूज़ किया उसने तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 50 यूटिल्स के बराबर। अब इसमें देखो 1 एक्स्ट्रा यूनिट, अब ये जो 6 यूनिट है ये क्या है, उसकी एक 1 एक्स्ट्रा यूनिट। सो जो 1 एक्स्ट्रा जब उसने यूनिट यूज़ की तो उसकी वजह से उसका जो सेटिस्फेक्शन हुआ, उसको जो यूटिलिटी मिली, टोटल यूटिलिटी मिली, वो कितनी मिली, 70 यूटिल्स। इट मीन्स 1 एक्स्ट्रा यूनिट को यूज़ करने से अब कितना चेंज आया, जो चेंज आया टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज आया, आप देखो कितना चेंज आया, 20 का चेंज आया। इट मीन्स ये जो चेंज है इस चेंज को हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके लिए मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n नंबर माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। अब यहाँ देखो क्या है, ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को हम बोलेंगे ये है टोटल यूटिलिटी। ये कितनी है आपकी, n नंबर्स, तो n नंबर की टोटल यूटिलिटी जो है वो कितनी है आपकी, 70। अब यहाँ पर लिखा है टोटल यूटिलिटी किसकी लेनी है आपने, n माइनस 1 मीन्स पिछली वाली यूनिट की। तो ये अगर n है तो ये क्या होगा आपका n माइनस 1, उससे पिछली वाली। अगर अगली वाली की बात करेंगे तो वो होगा आपका n प्लस 1। तो पिछली यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना है आपका, वो यूटिलिटी जो है वो कितनी है आपकी, 50। तो 7, अब ये 50 है तो 70 में से 50 माइनस किए तो ये कितना आया आपका, 20। मैंने अभी बोला था कि 1 एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करने से टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज आएगा, ये चेंज आया 50 to 70, ये चेंज है, तो जो भी चेंज आएगा उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। अब साथ ही साथ उसमें आगे उन्होंने क्या दिया है, आगे उन्होंने बोल दिया, यहां पर आगे है आपका टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पर देखो आप, नेक्स्ट क्या है आपका, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी मींस टोटल सेटिस्फेक्शन गेन्ड बाय कंज्यूमर यूजिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। अब इस चीज को भी आप समझो कि ये चीज किस तरह से आएगी। उन्होंने बोला है टोटल, नाम से वैसे क्लियर है कि टोटल, हमने टोटल सेटिस्फेक्शन शो करना है। जैसे मैं ये बोलूँ यहाँ पर, तो हमने कंज्यूम की 1 2 3 4 ले लेते हैं बस। अब इसमें हमने लिया कि मार्जिन, एक फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो 10 है एंड 2 यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है 8 है। अब जब हमने टोटल लेना है तो टोटल के लिए क्या करेंगे, पहले का तो 10 नहीं आएगा, लेकिन जब 2 यूनिट्स का टोटल लेंगे तो 2 यूनिट्स का टोटल क्या आएगा आपका, 18 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक और एक्स्ट्रा यूनिट यूज करती हूँ, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है मेरा, 6। तो इट मीन्स 3 यूनिट्स का टोटल, तो 10 8 एंड 6, 18 एंड 6 कितना आया आपका, 24। इसी तरह से 4th यूनिट मैंने और ली, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है मेरा, 4। तो अब जब इन चारों का अब हम टोटल करेंगे 10 8 6 एंड 4, तो ये कितना आया आपका, 28। तो इट मीन्स टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या शो करती है, जितनी भी यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं उनसे जितना भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, जितनी भी यूटिलिटी मिलती है, उनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, आप 20, उनका कितना होगा, ये 28। आप यहाँ पर देखो, ये भी टोटल जो है 28 बन रहा है और ये भी टोटल जो है वो कितना बन रहा है, 28 बन रहा है। तो ये जो टर्म्स थी जो कि आगे हम अपने लॉ में करेंगे। तो अब नेक्स्ट जो है, अब हम करेंगे लॉ। तो ये जो क्वेश्चन है आप देखो, ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से आता है एग्जाम में, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। वो कई बार लिमिटेशंस पूछ लेते हैं, कई बार क्रिटिसिज्म पूछ लेते हैं, तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। मैंने लास्ट में आंसर में दोनों चीजें दी हुई हैं। सो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो यूटिलिटी एनालिसिस का फर्स्ट लॉ है, एंड इस लॉ को हम गोसेन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। ये इकोनॉमिस्ट है तो उन्होंने ये वाला
लॉ दिया था, तो इसलिए गॉसेन्स फर्स्ट लॉ भी इसको बोलते हैं। अब ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या जिसको हम बोलते हैं घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, सीमांत तुष्टिगुण का नियम, तो ये जो लॉ है वो क्या बताता है? बिल्कुल इजी है कि एक पर्सन जैसे जैसे किसी भी चीज़ की, सपोज मैं ये कहती हूँ कि हमने यहाँ पर ली आइसक्रीम, तो आइसक्रीम की जब वो यूनिट्स को कंज्यूम करेगा एक कंज्यूमर, जैसे जैसे किसी भी, तो यहाँ पर उन्होंने इस लॉ, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बताती है कि एक कंज्यूमर जैसे जैसे किसी भी, यहाँ पर इस टेबल से आपको ये क्लियर होगा, तो ये जो लॉ है वो क्या बताता है कि एक कंज्यूमर जैसे जैसे किसी भी चीज़ की नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट्स को यूज़ करेगा। अब कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं, सपोज आइसक्रीम ले लेते हैं, तो कहते हैं आइसक्रीम की जब वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाला तुष्टिगुण या उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो क्या होगी? लगातार कम होती चली जाएगी। आप ये देखो कि अगर किसी का कुछ भी ठंडा खाने को मन कर रहा है, तो हो सकता है जब वो फर्स्ट आइसक्रीम ले, तो जब वो फर्स्ट आइसक्रीम का कप लेता है तो उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या मिलेगा? थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, उसको वो खाने में अच्छी लगेगी। इट मीन्स अगर उसको खाने में ज़्यादा अच्छी लगी है तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? ज़्यादा। तो उसको हमने ज़्यादा नंबर में, उसमें 10 नंबर के अकॉर्डिंग, उसको 10 यूटिल्स के अकॉर्डिंग उसको हमने सेटिस्फेक्शन दिया। उसके बाद जब वो सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम लेगा, या कोई आप और भी कमोडिटी ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो जब वो सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम ले रहा है तब उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हुआ? उसका थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अब पहले वाली से उसको ज़्यादा दिल कर रहा था, सेकेंड में क्या हुआ? उसका कुछ खास दिल नहीं किया, तो इसलिए उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो गया। इसी तरह से थर्ड आइसक्रीम का कप लिया उसने, या ये कह सकते हो कि आपने सपोज उसने थर्ड रोटी यूज़ की, तो जब वो तीसरी रोटी यूज़ की या तीसरा आइसक्रीम का कप यूज़ किया तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या हुआ? पहले से और कम हो गया। आपने नॉर्मली देखा ही होगा, जब भी हमें कभी कोई चीज़ भूख लगी है या हमें प्यास लगी है या हम कभी स्टार्टिंग में कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे, तो स्टार्टिंग में हमें क्या लगेगा? हमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा, हमें वो चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे हम बार बार वो चीज़ नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट्स को उसको यूज़ करेंगे, सपोज हमने पहली चपाती खाई या पहली के बाद दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा? वो कम होता चला जाएगा। तो इसलिए जब उसने सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम ली या सेकेंड रोटी ली तो उसका सेटिस्फेक्शन पहले से कम हो गया, थर्ड में उसका और कम हुआ, फोर्थ में उसका और कम हो गया, फिफ्थ में और कम हो गया, और एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर कि उसको ये लगेगा कि उसकी भूख जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जब ये लेवल होता है तो इसको हम सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं, मीन्स इसके बाद उसको अब बिल्कुल भी भूख नहीं है। उसके बाद भी कहते हैं अगर वो चीज़ें कंज्यूम करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो पॉजिटिव ना होने की बजाय वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। आप ये कहो कि सपोज अगर हम किसी को ज़बरदस्ती रोटी खिलाएं तो लास्ट में अगर उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई है और लास्ट में अगर उसको जबरदस्ती करेंगे तो वो कहेगा नहीं मैंने रोटी बिल्कुल नहीं खानी, अदरवाइज मेरा पेट खराब हो जाएगा या मेरी रोटी बाहर आ जाएगी, तो इस तरह का वो फील करेगा। तो उस टाइम पर उस चीज़ को उन्होंने अपना जो सेटिस्फेक्शन है किस में दिया? नेगेटिव में दिया। तो आप 7 तक भी यूनिट्स ले सकते हो, 8 तक भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, 7 तक भी आप शो कर सकते हो। सो आपने जब ये टेबल बनानी है तो टेबल बनाते समय स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले वैल्यू ज़्यादा लेनी है, फिर धीरे धीरे आपने क्या कर देनी है? कम कर देनी है। ये टेबल को बनाने का तरीका है। तो इसलिए तो यहाँ पर इस तरह से आपने वैल्यूज़ कम ली, फिर एक लेवल पर आपने क्या शो करना है? 0 शो करना है, एंड उसके बाद आपने क्या शो कर देना है? इसमें नेगेटिव शो कर देना है। तो ये जो चीज़ है ये क्या बता रहा है? आपका लॉ बता रहा है। अब यहाँ पर देखो यही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर लिखी हुई है, दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। मतलब जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ की नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट्स को यूज़ करेंगे उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लगातार कम होता चला जाएगा। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब साथ ही साथ इसकी ये डेफिनेशंस हैं, तो आप अपनी बुक में से जो भी डेफिनेशंस आपको इजी लगती हैं, इजी लैंग्वेज में लग रही हैं, वो आप कर सकते हो या ये भी लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशंस जो है वो आपने जब क्वेश्चन लिखना है तो डेफिनेशंस आपने देनी है और कम से कम 2 डेफिनेशंस आप ज़रूर दो। एंड नेक्स्ट अब इसमें देखो इस लॉ को, ये लॉ कब अप्लाई होगा? जब इसकी कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशन मीन हमें उनको कुछ, इस लॉ के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम मानकर चलेंगे। अगर इन चीज़ों को हम मानकर नहीं चलते एजम्पशंस को, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो फर्स्ट जो एजम्पशन है वो क्या है आपकी कार्डिनल मेजरमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कार्डिनल मेजरमेंट, जिसको हम गणनावाचक माप भी बोलते हैं। तो ये देखो आप, ये मैंने यहाँ पर ये जो पंजाबी के जो नोट्स हैं, पंजाबी के नोट्स में मैंने साथ में ही वर्ड्स जो हैं वो पंजाबी में लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हो उसको, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, बड़ी ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये। सो कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब है गणनावाचक, कहते हैं जब हम यूटिलिटी को नंबर्स में मापते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल मेजरमेंट। जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये यूनिट्स को हमने कंज्यूम किया एंड उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी थी उसको हमने किस में मापा, नंबर्स में मापा। तो ये जो चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल मेजरमेंट। तो उसके बाद है सेकंड पॉइंट है कॉन्टिन्यूस कंजप्शन, कहते हैं जब भी हमने कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसका जो कंजप्शन है या उसका जो उपभोग है वो हमने लगातार करना है। ये नहीं है कि अभी मैंने पहली चपाती खाई, उसके बाद मैंने गैप दे दिया और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने 2 घंटे बाद चपाती खाई, नहीं, ऐसा नहीं करना। कहते कोई भी चीज़, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, चाहे आप चपाती यूज़ कर रहे हो, चाहे आप आइसक्रीम यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ आप ले रहे हो, एप्पल, बनाना, वो आपने मतलब एक ही बार में लगातार बैठ के खाना है, आपने उसमें बीच में गैप नहीं देना। उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी है, लेकिन किसकी है, मनी की। अब वो कहते हैं कि जो भी पैसा है, अब मान लो ये चीज़ है, मान लो हमने आइसक्रीम खरीदी या हमने एप्पल खरीदा, बनाना खरीदा, अब ये चीज़ें जो हम वो किससे खरीद रहे हैं, पैसे से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो भी पैसा हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, हर एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसके लिए उसकी जो वैल्यू है वो जो है वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। अब देखो, जैसे मैं ये बोलूँ कि 1 कप ऑफ आइसक्रीम है तो उसका प्राइस जो है वो क्या है आपका 20 रुपीज़, सेकेंड में भी कितना होना चाहिए 20, थर्ड में भी कितना होना चाहिए, मतलब प्राइस जो है, मतलब हर एक नेक्स्ट यूनिट के लिए जो भी हम प्राइस पे कर रहे हैं उस मनी, उसके लिए वो जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। उसके बाद है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। तो कहते कि यहाँ पर जिस भी यूटिलिटी की या जिस तुष्टिगुण की हम बात कर रहे हैं उसका किसी और के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो आगे 5th पॉइंट क्या दिया है, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर, रैशनल का मतलब होता है समझदार, की एक पर्सन समझदार है, उसको पता है कि कहाँ पर कैसे खर्च करना है, कितने उसके पास पैसे हैं, कैसे उसको समझदारी से खर्च करना है। उसके बाद 6 पॉइंट है होमोजीनियस गुड्स। कहते हैं जो भी चीज़ें हमने लेनी है वो जो चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए, जो वो होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। सपोज मैं जैसे बोल रही हूँ कि अगर हमने आइसक्रीम का कप लिया तो आइसक्रीम का कप जो है उसका साइज हर बार में आपने क्या लेना है, बिल्कुल सेम ही लेना है। तो ये नहीं है कि पहले हमने कोई और आइसक्रीम खाई, दूसरी बार कोई और खाई, तीसरी बार कोई और खाई, ऐसा कुछ नहीं। जो आइसक्रीम ले रहे हो हर बार नेक्स्ट, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन तभी कम होगा जब आप सेम आइसक्रीम जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पर यूज़ कर रहे हो। उसके बाद है, तो ये थी आपकी होमोजीनियस गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका नो चेंज इन इनकम। तो नो चेंज इन इनकम, कहते हैं कंज्यूमर की इनकम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, उसके जो प्राइजेस हैं उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, या उसकी जो टेस्ट है, फैशन है, हैबिट्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। एंड सुटेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो भी चीज़ आप ले रहे हो उसकी क्वांटिटी जो है वो सूटेबल होनी चाहिए। इस चीज़ का क्या मतलब है, कहते हमारा रूल क्या है, ये लॉ क्या बता रहा है कि जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे पहले हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, फिर हमें धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। ये तभी अप्लाई होगा जब हम सूटेबल क्वांटिटी लेंगे। जैसे मैंने भी बोला कि हम आइसक्रीम का कप ले रहे हैं, तो आइसक्रीम का कप लेने का अब ये नहीं है कि पहले सिर्फ आप एक स्पून लो एंड उसके बाद एक पूरा कप लो, नो, ऐसे नहीं करना। कहते सूटेबल क्वांटिटी, अगर 1 कप आप कंज्यूम कर रहे हो तो सेकेंड टाइम भी वही कप, थर्ड टाइम भी वही उसी तरह का कप आपने लेना है। या चपाती अगर ले रहे हो तो एक ही साइज की चपाती, तो पहले जो साइज पहली चपाती का है दूसरी का भी वही, तीसरी का भी वही, तो तभी उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा, अदरवाइज सेटिस्फेक्शन उसका कम नहीं होगा। आपने कभी देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम चपाती खा रहे हैं तो चपाती खाते खाते अगर हम साथ में ही पराठा खाना शुरू करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय वो बढ़ जाएगा। तो कहते तब उस टाइम पर तब ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब उन्होंने इसीलिए बोला कि जो भी चीज़ आप ले रहे हो
उसकी सूटेबल क्वांटिटी होनी चाहिए एंड वो सेम होनी चाहिए। एंड अब इस टेबल में अभी मैंने आपको ये सारा क्लियर कर ही दिया था कि आपने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लेनी है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। तो हमने ये 8 तक ली है, ये टेबल मैंने बनाने का तरीका आपको बता दिया। अब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का मीनिंग मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था। टोटल का क्या मतलब है कि जितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उसका आपने टोटल लेना। जैसे फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 10 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, टोटल 10 आएगा। सेकेंड से मिलने वाला वन एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, 8 हुआ। तो कहते हैं जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे 10 और 8 कितना आया आपका, 18 आया। अब जब थर्ड यूनिट यूज की तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इसका अपना अकेले का कितना है आपका, 6। तो जब हमने इन तीनों को कंज्यूम किया तो तीनों का टोटल 10, 8 और 18, 10 और 8 18, 18 एंड 6 कितना आया आपका, 24। तो ये आ गया आपका 24। इसी तरह से बाकियों का भी इस तरह से आपने 24, यहाँ पर आप इस तरह से भी ले सकते हो, 10 एंड 8 18, 18 एंड 6 कितना आया आपका 24, 24 एंड 24 एंड 4 कितना आया 28, 28 एंड 2 कितना आया 30। तो 30 के बाद फिर आप देखो यहाँ पर कितना आया, फिर 30 आ गया क्योंकि 0 था। उसके बाद 30 के बाद -2 है तो कितना आया आपका 28 एंड 28 में से फिर दोबारा से आपने 4 माइनस किए तो कितना आया आपका 24 आ गया। तो ये थी आपकी टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर अब ये जो टेबल थी, अब इस टेबल की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर ये बोला है, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बोली हैं, सेम एक्सप्लेनेशन जो है इस टेबल की यहाँ पर दी हुई है। क्योंकि जब आपने क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी साथ में देनी पड़ेगी। अब इसमें साथ में आप देखो, इसी टेबल को हम किसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तब आप यहाँ देखो, अब इसमें जो हमने टेबल बनाई थी, अब इस टेबल में साथ साथ देखो, टेबल में क्या था, 1 से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है 10। अब यहाँ पर पहले देखो, आप OX एक्सिस पर क्या लोगे, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ये यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, एंड OY पर क्या लोगे आप, मार्जिनल यूटिलिटी, एंड OY पर आप क्या लोगे, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर आप देखो कि 1 पर, जो 1 यूनिट थी, 1 पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना था आपका 10, एंड 2 पर कितना था 8, 3 पर कितना था 6। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सो 1 पर जो सेटिस्फेक्शन है कितना है 10, तो 1 और 10 को आपने मिला देना है। इसी तरह से 2 पर मिलने, 2 यूनिट्स जब उसने कंज्यूम की तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना हो गया आपका 8। जब उसने 3 यूनिट्स कंज्यूम की तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना हुआ आपका 6। 4 यूनिट्स कंज्यूम की तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना हुआ आपका 4। 5 यूनिट्स कंज्यूम की तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना हुआ आपका 2। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखो क्या है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट्स पर मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना है आपका 0। तो यहाँ पर देखो 6 पर ये कितना है आपका 0 आ गया, 6 पर 0। एंड उसके बाद कितना है 7 पर कितना है -2। तो ये देखो 7, अब ये माइनस जो आपने लेना है ये आपने नीचे लेना है। तो यहाँ पर 7 पर कितना है ये -2, एंड 8 पर कितना है ये -4। तो 7 और -2 को मिला देना है, 8 और -4 को मिला देना है। तो जब ये हमारे पास ये जो डॉटेड पॉइंट्स आए थे, ये वाले जो पॉइंट्स थे, इन सारे पॉइंट्स को जब आप इस तरह से ज्वाइन कर दोगे, इस तरह से आप ज्वाइन करोगे, तो ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, सीमांत तुष्टिगुण वक्र भी इसको बोलते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर इस टेबल को, और जो इस टेबल में है वही इस डायग्राम में है। अब यहाँ पर देखो कि जब हमने 5 यूनिट्स कंज्यूम की, नो डाउट हमारा जो सेटिस्फेक्शन था लगातार कम होता चला गया, 10, 8, 6, 4, 2 कम तो हुआ, लेकिन ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है आपकी पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो यूटिलिटी होगी वो क्या होगी आपकी पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी होगी। साथ ही साथ आपने बताना है कि 5th यूनिट तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल कर रही है, सीमांत तुष्टिगुण जो है वो कम हो रहा है, लेकिन हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो 10, 18, 24, 28, 30, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बढ़ रही है। उसके बाद अब 6 यूनिट पर क्या है आपकी जीरो यूटिलिटी। जब ये 6 पर 0 यूटिलिटी है तब उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या है आपकी मैक्सिमम मींस इस लेवल के बाद इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं आया। एंड उसके बाद 7th एंड 8th यूनिट में ये क्या है आपकी नेगेटिव, क्योंकि वैल्यूज नेगेटिव है तो ये क्या होगी आपकी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। कहते हैं जब ये नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है तब उस टाइम पर टोटल यूटिलिटी जो है वो आपकी क्या करेगी, फॉल करेगी। सो आपने
चीज़ें जो है अपने माइंड में रखनी है वो क्या क्या है, जब जैसे जैसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट्स को हम कंज्यूम करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी जिस लेवल तक कम हो रही है लेकिन जीरो नहीं है, जीरो से पहले वाला लेवल चाहे वो कम हो रही है लेकिन उस टाइम पर जो यूटिलिटी है वो क्या होगी आपकी पॉजिटिव, एंड एट दैट टाइम टोटल यूटिलिटी विल बी इंक्रीजिंग। अब उसके बाद जिस लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो होगी, एट दैट टाइम टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम, एंड जिस लेवल पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी उस टाइम पर हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल करेगी। तो यही 3 चीजें आपने इस डायग्राम में बता देनी है कि आप देखो ये वाला जो लेवल था ये क्या है आपका जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, और इस जीरो से पहले यहां तक आप देखो यहां पर क्या है, यहां से लेके यहां तक एपी तक टोटल यूटिलिटी नो डाउट मार्जिनल यूटिलिटी नो डाउट फॉल कर रही है, लेकिन ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है आपकी पॉजिटिव हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव यूटिलिटी। उसके बाद कहते हैं 6 यूनिट के ऊपर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या है आपकी जीरो, एंड इस चीज को हम क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर जो है वो फुली सेटिस्फाइड है, यहां पर उसको उस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद 6 के बाद 7 एंड 8 यूनिट पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है आपकी नेगेटिव, तो इसलिए यह लाइन जो है वो नीचे की तरफ चली गई, एंड यहां पर हम क्या लिखेंगे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस लाइन के 3 पोर्शन है, एक पोर्शन आपका एपी है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, एंड एक पॉइंट है जहां पर जीरो लेवल है, तो जीरो लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, एंड उस लेवल से नीचे अगर आप जाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या है आपकी नेगेटिव है। एंड इसी चीज को सेम चीज को जो मैंने अभी बोला है एंड उसी चीज को मैंने साथ में नीचे एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा अपने वे से एक्सप्लेन करने की तरीका मैंने अपने तरीके से इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको देख सकते हो इसमें। तो इसमें देखो क्या लिखा है, ओएक्स एक्सिस पे क्या है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, मतलब यूनिट्स दी हैं, वस्तु की इकाइयां दी हुई हैं। OY पे क्या है सीमांत तुष्टि गुण या मार्जिनल यूटिलिटी, ये दिया हुआ है। AB पोर्शन, अब ये जो लाइन है पूरी की पूरी लाइन जो है वो क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, तो इसको हमने क्या बोल दिया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। एंड उसमें देखो आपका AP पोर्शन, ये जो AP पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, तो यहां पर हमने लिख दिया पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। पॉइंट P क्या शो कर रहा है आपका जीरो मार्जिनल, तो पॉइंट P क्या शो कर रहा है आपका जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। एंड PB पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन क्या शो कर रहा है आपकी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, तो PB पोर्शन जो है वो क्या शो कर रहा है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। सो अगर आपको टेबल और डायग्राम बड़े अच्छे से समझ में आ गए हैं तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी इजीली लिख सकते हो। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि ये लॉ क्या बताता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट्स को कंज्यूम करेगा उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो लगातार क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो यही ये वाला जो लॉ है वो एक्सप्लेन करता है। अब इस लॉ के आगे इसमें क्या दी है आपकी लिमिटेशंस दी हैं, तो आप इसमें लिमिटेशंस में देखो, लिमिटेशंस मींस कब ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, मतलब किस सिचुएशन में। अब ये माइंड में आपने रखना है, ये लॉ बताता क्या है, ये लॉ ये बताता है कि लगातार सेटिस्फेक्शन कम होगा जब वो सक्सेसिव यूनिट्स को या नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट्स को कंज्यूम करेगा किसी भी चीज की, तो उससे लगातार सेटिस्फेक्शन क्या होगा कम होगा। लेकिन अब इसमें क्या है, ये चीज अप्लाई नहीं होगी। लिमिटेशंस का मतलब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। कब नहीं होगा, रेयर एंड क्यूरियस कमोडिटीज, कहते जब भी हमारे पास कोई भी दुर्लभ या अनोखी चीजें होती है ना, तब उस टाइम पर हमारा सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। सपोज किसी को टिकट्स कलेक्ट करने का शौक है, किसी को एंटीक पीसेस कलेक्ट करने का शौक है, तो तब उस टाइम पर उसके लिए जो भी एक नेक्स्ट चीज़ उसको मिलेगी, नई टिकट कोई मिलेगी उसको, या नई करेंसी उसको मिलेगी, या उसको कोई नया एंटीक पीस मिलेगा, तब उस टाइम पर उसका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, उस टाइम पर उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट दिया है इसमें, डज नॉट अप्लाई ऑन ड्रंकर्ड, कहते शराब, जैसे आप ये देखो कि जैसे भी एक पर्सन जो है वो अपना पहला ग्लास लेगा विस्की का, तब उस टाइम पर उसका सेटिस्फेक्शन जो भी है, लेकिन जब सेकंड टाइम पर वो लेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन
पहले के कंपैरेटिवली कम नहीं होगा, वो पहले के कंपैरेटिवली उसका सेटिस्फेक्शन, उसको लगेगा कि मैंने और पीनी है, थर्ड के टाइम पर उसको लगेगा मैंने और पीनी है, मीन्स उसका सेटिस्फेक्शन कम नहीं हो रहा, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। उसके बाद थर्ड, पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स कहते हैं पब्लिक गुड्स के केस में भी ये अप्लाई नहीं होता कि पब्लिक गुड्स, पहले तो ये देखो कि होती कौन सी है, कहते हैं ये वो गुड्स होती हैं जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट जैसे जैसे हमें फैसिलिटीज़ देती जाती है, सपोज गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स बना रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए बिल्डिंग्स बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, तो जितनी ये चीज़ें हमें वो प्रोवाइड करते चले जाएगी गवर्नमेंट, हमारा सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, हमारा सेटिस्फेक्शन उसके लिए बढ़ता चला जाएगा। थिंग्स ऑफ डिस्प्ले, कहते कुछ चीज़ें जो दिखावे की होती हैं, तो दिखावे के जैसे कुछ लोगों को सपोज डायमंड पहनने का शौक़ है या शो ऑफ करने का शौक़ है, तब उस टाइम पर जो है वो उसका जो हर नेक्स्ट यूनिट्स के लिए जब उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा वो कम नहीं होगा, जब जितना वो दिखावा करेगा उतना उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इन केस ऑफ माइजर्स, कहते हैं जो कंजूस लोग होते हैं ना, उस केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता, जितना उनके पास पैसा आता चला जाएगा उतना उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, वो कम नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस कंजप्शन, कहते हैं पीछे लॉ में हमने किया था कि जो कंजप्शन है वो आपका क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सपोज आप पहली चपाती खा रहे हो, तो पहली चपाती खाने के बाद आपने बीच में 2 घंटे का गैप दे दिया, तो जब आप 2 घंटे के बाद खाना खाओगे तो आपका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, बल्कि आपका सेटिस्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहते हैं कंजप्शन जो है अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया है तब उस टाइम पर जो है सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। उसके बाद इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज क्या होती है? इनिशियल स्टेज का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखो पहली यूनिट, ये जो पहली यूनिट से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होता है, हमेशा ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज में सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, उसमें क्या होगा, वो ज़्यादा ही होगा। एंड उसके बाद है आपका गुड पोएम और बुक और सॉन्ग, ये इसमें ये 9th पॉइंट इसमें हम नहीं देंगे, इसमें ये क्रिटिसिज्म के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि जब हम कोई भी अच्छी पोइम पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं या कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो आप ये देखो कि तब उस टाइम पर वो चीज़ हमें लगता है कि हम उसको और सुने। कोई भी सपोज न्यू जनरेशन जो है वो सॉन्ग ज़्यादा सुनना चाहती है ना, तो अगर हम ये बोलते हैं कि एक कोई सॉन्ग आया तो उसको पहली बार जब उसने सॉन्ग सुना, दूसरी बार उसको लगेगा मैंने और सुनना है, तीसरी बार में लगेगा उसको मैंने और ज़्यादा सुनना है, तब उस टाइम पर उसका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म को बच्चे लर्न करने का तरीका क्या होता है कि आपकी जो भी एजम्पशंस होती हैं, ये देखो हमने जो एजम्पशंस की थी, तो सपोज आप कई बार क्रिटिसिज्म भूल गए, कैसे आपने लिखना क्रिटिसिज्म, तो जो भी एजम्पशंस होती है ना बेटा, एजम्पशंस का उल्टा कर दो, एजम्पशन का उल्टा कर दोगे वो क्या बन जाता है, आपका क्रिटिसिज्म बन जाता है। जैसे कि आप ये देखो, तो यहाँ पर इसमें क्रिटिसिज्म में क्या कहा है उन्होंने, क्रिटिसिज्म में कहा है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। कहते जब भी हम यूटिलिटी या तुष्टि गुण की बात करते हैं ना, तो उसको नंबर्स में मापना जो है वो मुश्किल होता है। आप खुद देखो कि आपने कोई चीज़ खाई है या आपने कोई चीज़ पी है, तो वो उससे आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला वो आपको पता है, आप उसको नंबर्स में कैसे माप सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने बोला कि कार्डिनल मेजरमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसके बाद जो है हिक्स है उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था, तो उन्होंने उसको ऑर्डिनल एनालिसिस जो दिया था, तो ऑर्डिनल जिसमें कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में नहीं रखते बल्कि उसको हम ऑर्डर में रखते हैं। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ नॉट कांस्टेंट। जैसे हमने बोला कि मनी, अब मनी से हमने क्या खरीदना, जो चीज़ें हमने कंज्यूम करनी है वही हमने खरीदनी है। तो कहते हैं ये जो बोला उन्होंने कि उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जो कांस्टेंट है। कहते हैं रियल में ऐसा होता ही नहीं है, पैसे की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। उसके बाद एवरी कमोडिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट कमोडिटी। कहते ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पर लॉ में बोला था कि जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका दूसरी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन कहते ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट हो, कुछ चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि हम ये बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि कार है तो कार के साथ हमें पेट्रोल यूज़ करना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ें जो है इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती है ना। तो यहाँ पर एवरी कमोडिटी इज नॉट इंडिपेंडेंट कमोडिटी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, मार्जिनल यूटिलिटी कांट बी एस्टिमेटेड ऑन ऑल कंडीशंस। कहते कि
हर केस में, हर कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी को एस्टिमेट करना जो है वो मुश्किल होता है। ये आप कैसे कैसे जैसे बता सकते हो इसमें, जैसे कि हम कुछ कुछ चीज़ें होती हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत होती है। सपोज मैं ये बोलूँ वॉशिंग मशीन है या घरों में आपके एसी है या कार है, आपको एक वन टाइम उसकी पेमेंट करनी होती है, एक ही बार उसको खरीदना होता है, एंड उसका आप देखो लाइफ टाइम जो है उनका बहुत होता है, 5 साल 10 साल 15 साल, ठीक है। तो कहते हैं इन केसेस में हमें कितना इन सालों में हमें किसी चीज़ से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये एकदम से आइडिया लगाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बोला कि हर एक कंडीशन में कुछ चीज़ों का जो हमें कंडीशन में यूटिलिटी को एस्टिमेट करना जो है वो क्या होता है आपका मुश्किल होता है। तो ये था आपका कंप्लीट लॉ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस आपको इस लॉ में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब ये साथ में जो है मैंने आपको बताया था कि ये कंप्लीट नोट्स हैं आपके इंग्लिश मीडियम में एंड पंजाबी मीडियम में। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसमें से नोट्स देख सकते हैं, एंड जो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ये नोट्स जो हैं वो प्रॉपर देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन जो है वो अपने एग्जाम में देख सकते हैं। ये डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई है, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।